आप सबको मेरा नमस्कार। आज का जो टॉपिक है, जो विषय है, वह है राष्ट्रीयकरण। आज हम राष्ट्रीयकरण पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि राष्ट्रीयकरण आखिर होता क्या है और यह कैसे समाज को प्रभावित करता है। राष्ट्रीयकरण का मतलब है देश के संसाधन, उत्पादन और उसके वितरण पर सरकार का नियंत्रण। जब सरकार अर्थव्यवस्था को अपने नियंत्रण में ले लेती है तो उसे हम राष्ट्रीयकरण कहते हैं। यह जो राष्ट्रीयकरण कहें या सरकारीकरण कहें, यह व्यवस्था लागू हुई थी आज़ादी के बाद से। जब भारत आज़ाद हुआ तो नेहरू ने समाजवादी भारत की स्थापना की। इस लक्ष्य में उन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था की नींव डाली। इसमें जो भी हमारे उद्योग, कल कारखाने या और भी आर्थिक संगठन थे, सबको सरकार अंडर में ले लिया गया। परंतु आज के समय में सरकारीकरण से या राष्ट्रीयकरण से हमारा पीछा छूट रहा है। धीरे धीरे ही सही, परंतु हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर देखा जाए तो सरकारीकरण से हमारा पीछा छूटना शुरू हुआ 1991 से। जब 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। उनके वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। उन्होंने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और उदारीकरण की शुरुआत की। तो पहले कहा जाता था कि इंदिरा राज में लाइसेंस राज था या इंस्पेक्टर राज था। लेकिन 1991 से धीरे धीरे हमें लाइसेंस राज से या इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिलनी शुरू हो गई। धीरे धीरे यह व्यवस्था लागू हुई और जहां तक हमें पता है, वर्तमान समय में केवल 5 ही उद्योग ऐसे हैं जिसमें सरकार का नियंत्रण है या उसमें सरकार की अनुमति चाहिए। जिसमें नारकोटिक्स है, या परमाणु ऊर्जा है, इसके अलावा 2 3 और क्षेत्र हैं, मैं भूल रहा हूँ। इसमें एक बात और देखने की है कि यह जो निजीकरण हुआ, यह कहीं न कहीं हमारे लिए फायदेमंद ही हुआ। जब निजीकरण हुआ, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया या हमने अपने जो सरकारी संस्थान थे उसमें
विनिवेश किया, तो उसके फलस्वरूप जो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई और विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ आई। हमारे यहाँ के भी जो निजी अ, संस्थान हैं या संगठन हैं, उन्होंने इसमें कदम रखे। इसी का परिणाम ये हुआ कि आज हमारे जीवन में ऐसी चीजें आ गई हैं जिनकी हम आज से 30 साल पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उदाहरण के लिए 95 तक हमें याद है कि अगर आपको लैंड लाइन का कनेक्शन अगर आपको लेना है, तो आपको उसके लिए सालों लग जाते थे। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो उसके लिए नंबर लगाना पड़ता था। लेकिन आज की स्थिति ये है कि आज मोबाइल खरीदना है, जेब में पैसे हैं, खरीद लिए। या अगर गाड़ी लेनी है, जेब में पैसे हैं, ले लिए। तो जो निजीकरण हुआ, इससे हमारा जीवन बहुत आसान हुआ है। जो गरीबी थी भारत में 90 के दशक में, वो ही बहुत हद तक कम हुई है। लोगों का जीवन स्तर भी बदला है। इसके अलावे इस निजीकरण से जो भारत की छवि है उसमें सुधार हुआ है। अब इसमें एक चीज देखने लायक है कि जो लोग बोलते हैं कि निजीकरण में दोष है, हम इस बात से इनकार नहीं करते कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दोष रहता है। जब हम निजीकरण करते हैं तो इसमें दोष होने की संभावना रहती है। लेकिन मैं इसे सरकारीकरण से अच्छा समझता हूँ। लेकिन एक यहाँ पे एक बात हम कहना चाहते हैं, ये मेरा अपना मानना है कि निजीकरण का जो समर्थन करते हैं, एक एक बात पे उनको ध्यान देना चाहिए कि निजीकरण में जो नौकरियां होती हैं, जो जॉब्स होते हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं होती। दूसरी बात, उसमें जो सैलरी मिलती है वो भी बहुत कम मिलती है। एक समय था कि रेलवे में जो ग्रुप डी का था, उसकी सैलरी बहुत अच्छी थी। आज हालत ये हो गई है कि कॉन्ट्रैक्ट पे 15,000, 20,000, 25,000 पे लोगों को रखा जा रहा है। अब तो टीटी भी कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं। तो इससे ये है कि ना तो उनकी नौकरियां सिक्योर है और ना सैलरी अच्छी है। जितनी सैलरी सरकार एक सरकारी कर्मचारी को देती है, उतने में वो 2-3 लोगों को जॉब दे देती है। आज का ये हाल है। ठीक है, ये अलग मुद्दा है। लेकिन जो असली जो उपाय है, जो एक आदर्श व्यवस्था है, वह है समाज केंद्रित अर्थव्यवस्था। समाज केंद्रित अर्थव्यवस्था ही सबसे अच्छी है। लेकिन अभी वह दूर की कौड़ी है। अभी उसमें हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं। वो केवल और है, या हम लोगों के बीच चर्चा का विषय है। देखिए, तर्क दिया जाता है कि सरकारीकरण का विरोध करते हैं, कि इसमें भ्रष्टाचार बढ़ता है, अनावश्यक बोझ है,
यह सुरक्षा और न्याय को कमजोर करता है। मैं भी निजीकरण का समर्थक हूँ, लेकिन उतना बड़ा समर्थक नहीं हूँ। देखिए, जो सरकारीकरण होता है उसके कुछ फायदे भी हैं। एक तो जो जॉब होते हैं वो सिक्योर होते हैं। इसके अलावे जो उसकी सेवा होती है वो सस्ती होती है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, रेलवे में आज से 10 साल पहले पानी के नल थे, जनता पीती थी फ्री में। आज रेलवे के सारे जो नल हैं वो बंद हैं, और एक लग गया है मशीन, चाहिए पैसा दीजिए और पानी पीजिए, ये हाल है। तो निजीकरण का ये पक्ष भी हमें देखना पड़ेगा। हम तो देख रहे हैं कि मतलब अ, रेलवे में जो है, रेलवे में स्थिति ये है कि अब आप रुक नहीं सकते। पहले इनका माइक बंद कर दीजिए, किसी का खुला हुआ है। पहले क्या था कि लोग रात रुकना है तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर सो गए। अब वो लोग नहीं सुन देता है। जहां भी निजीकरण है वो लोग उसको भगा देता है। तो हमें हमें इस पक्ष को भी देखना पड़ेगा। निजीकरण निसंदेह अच्छा है, लेकिन हमें केवल यही नहीं देखना है। हमें बाकी विषयों पे भी ध्यान देना है। तो ये थी आज की आपकी विषय जो मैंने आपके साथ रखा। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, आपका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथ ही बताएं। सभी बंधुओं को नमस्कार। नमस्कार पवन जी। निजीकरण आज की जरूरत है। सरकारीकरण करण का मतलब सिर्फ इतना भर है कि जब हम सिर्फ नौकरी के लिए सोचें कि हमको नौकरी मिल जाए और हमको सस्ती सुविधाएं मिल जाए। लेकिन यदि हम वैश्य की दृष्टि से सोचेंगे, ये हो गई शूद्र की दृष्टि। वैश्य की दृष्टि से जब हम सोचेंगे कि हमें व्यापार करने के लिए सरकार जो है सुविधा दे, 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन दे दिया जाती है और लोन कर दिया जाता है बिजनेस के स्टैंडर्ड को देखते हुए। इस तरीके से ये निजीकरण के लाभ है। और जब हम इस तरफ देखेंगे ही नहीं, जब हम नौकरी और सुविधा ही देखेंगे, तो बहुत ज्यादा लाभ हमें दिखाई नहीं पड़ेगा निजीकरण में। लेकिन जब निजीकरण में हम ये डिमांड करेंगे, हमारी इच्छा ये होगी कि हमें भी बड़े व्यापार करने की अनुमति प्रदान किया जाए। जैसे जीएसटी लगा करके भाजपा सरकार ने लगभग सभी व्यापारियों को व्यापारी मान लिया और व्यापारी बना दिया। आज छोटे छोटे व्यापारियों को भी लोग जीएसटी देने के लिए मजबूर हो रहे थे। जब बैट का जमाना था तो सिर्फ बड़े व्यापारी ही बैट का आदान प्रदान करते थे, छोटे व्यापारियों को कच्चे पर्चे पे ही सौदा अपना बेचना पड़ता था। इस तरीके से बड़े व्यापारी बैट में बड़ा हेरा फेरी करते थे। लेकिन जीएसटी के आने के बाद सभी व्यापारी जो है व्यापारी माने गए और सभी व्यापारियों को जीएसटी मिलने लगा और वो जीएसटी पे काम करने लगे। इसी तरीके से जो नॉर्मल व्यापारी हैं
अभी तो भाई भतीजावाद एक तरीके से चल रहा है। जो चुनिंदा व्यापारी हैं उन्हीं को ही सारी सुविधाएं दे दी जा रही। निजीकरण के इस दौर में भी जब रेलवे अडानी को दे दिया जा रहा है, एयरपोर्ट अडानी को दे दिया जा रहा है, आम लोगों में जो नया युवा व्यवसाय करना चाहता हो, जो उस क्षेत्र में काम करना चाहता हो, उसको तो हाथ पैर ही काट दिए जा रहे हैं। सुब्रत राय सहारा जो है, एक थोड़ी सी चोट पहुंचाए थे बैंकिंग सिस्टम में कि हम भी बैंकिंग सेवाएं देंगे। उनका इन बड़े व्यापारियों ने मिलकर वो हश्र किया कि भारत की आने वाली 1,000 पीढ़ियां बैंकिंग सेक्टर में नहीं जाएंगी, और जनता की गाढ़ी कमाई को बंद कर दिया। ऐसे ऐसे कंडीशन लगा दिया गए सुब्रत राय सहारा के ऊपर कि न वो दे सकते थे न जी सकते थे। तो और उन्हें दोनों चीजों से मुक्ति मिल गई। वो उन्होंने न कोई पैसा दिया और न उनका जीवन जिया। इस तरीके से आज जो है अपराध के द्वारा और भ्रष्टाचार के द्वारा निजीकरण के अधिकारों को रोका जा रहा। जैसे सरकारें संवैधानिक रूप से दलितों और ओबीसी को सरकारी नौकरियां देने के लिए बाध्य तो हो गई थी, लेकिन भ्रष्टाचार के जरिए उस 50 साल तक पीपी सिंह के आने के बाद उसमें जो है एक बाढ़ आई या उछाल आई। उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ, नौकरियां देने में भी, उनको भी नौकरियां देने में भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन यह है कि कम से कम मिलना शुरू हुआ उन लोगों को। उसी तरीके से निजीकरण के इस दौर में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने निजीकरण का यह दौर चलाया हुआ है, उस समय भी भ्रष्टाचार के जरिए कुछ चुनिंदा बड़े व्यापारियों को ही लाभ दिए जा रहे हैं। छोटे व्यापारियों को इस लायक माना ही नहीं जा रहा है और उनको ऐसी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। और जिस दिन ये क्षेत्रीय राज सत्ता में आएंगे, भाजपा और कांग्रेस से देश को मुक्ति मिलेगी, उस दिन शायद ये उदारीकरण का दौर सफल होगा। जैसे आरक्षण की व्यवस्था सफल हुई क्षेत्रीय राज दलों के आने से, उसी तरीके से निजीकरण का भी ये फार्मूला जो दल आएंगे तो सक्सेस होंगे। ऐसी मेरी कामना है कि शायद तब पूरा हो जाए। ये लोग भाजपा और कांग्रेस तो नहीं देंगे। दूसरी बात रही कि अर्थव्यवस्था की, सामाजिक अर्थव्यवस्था हो, तो सरकार सिर्फ हस्तक्षेप करना बंद कर दे। समाज को जो बाध्य करती है कि आप जो है क्या बेच सकते हो, क्या नहीं बेच सकते हो, आप अपना अनाज उगाओ लेकिन मेरी शर्तों पर बेचो, आप अपने प्रोडक्ट बनाओ लेकिन मेरी शर्तों पर बेचो, ये कंडीशन सिर्फ खत्म कर दे तो समाज की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद पवन जी। बाकी के साथी बताएं। ब्रजेश जी, हेलो। जी बताइए। जी नमस्कार। सभी नमस्कार, साथियों को बताइए। नमस्कार। देखिए, जो आज का कोटेशन है, वो कोटेशन तो सरकारीकरण निजीकरण में कौन फायदेमंद और समाज नियंत्रित अर्थव्यवस्था। तो निश्चित तौर पे अभी जो व्यवस्थाएं हमारे देश में चल रही है, उसमें तो मैं सरकारीकरण का पक्षधर हूँ, निजीकरण का नहीं। इसकी बहुत सारी वजह है। सबसे बड़ी वजह ये है कि आपको अवसर की समानता, अगर अवसर की समानता आपको नहीं दी जा रही है, आपको जो कोई पैरवी वाला है, कोई अडानी अंबानी है, वही लोग अपने कब्जा में कर ले रहे हैं, सुई से लेकर क्या बोलते हैं एयरपोर्ट बनाने तक और उड़ने तक के जो निर्धारित कर लिए हैं, उन लोगों के बीच हम ये कहें कि निजीकरण आदमी को आगे ले जाएगी। किस आदमी को ले जाएगी? जिसके पास पूंजीपति है,
जिनके पास, हमारे पास अभी तो ये देश में स्थिति ये है कि जो व्यक्ति पैसे के मामले में आगे हैं वो इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं जैसे हवाई जहाज उड़ती है। और जो व्यक्ति गरीब है या उसके पास संपत्ति नहीं है, पूंजी नहीं है, वो व्यक्ति का विकास बैलगाड़ी से भी है। तो एक हवाई की गति से विकास करने वाला व्यक्ति और एक बैलगाड़ी से विकास करने वाला व्यक्ति को ये कहा जाए कि भाई दोनों के लिए समानता है। समानता की बात कहाँ पे आ जाएगी? क्योंकि उसके लिए तो वो हवाई गति से है, तो मैं उनकी हवाई गति को रोकने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उसको अवसर तो सही दीजिए। आप उसको अवसर देंगे नहीं। समाज की व्यवस्था में आरक्षण कोई अभिशाप है, निस्संदेह वो नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने विकल्प क्या दिया? आज तो कम से कम आरक्षण की वजह से बहुत सारे ऐसे वर्ग के लोग वहां पहुंच गए जहां पहुंचने के लिए उनके कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। तो उस व्यवस्था को जब आदर्श से लोक स्वराज आ जाएगा तब तो ठीक है। तब तो बाजारीकरण निजीकरण के कर दीजिए, तब तो चलेगा। लेकिन बाजारीकरण के दौर को ला करके जहां अभी एक सुई जो है, अब हमारे जो कुछ चिंतक हैं वो ये कहते हैं कोई मरता है तो मर जाने दो, उस सुई का दवा एफोर्ड करेगा पैसा तो हम उसको जिलाएंगे, नहीं तो मरता है। अरे हम इतने अमानवीय नहीं हो सकते हैं। हमें मुफ्त की चीजें नहीं चाहिए, लेकिन हम जो व्यक्ति समाज में उस चीज को पेबल नहीं है उसका भी तो कुछ ना कुछ उपाय होना चाहिए। या हम रावण हो गए हैं कि सबकी तो खून का टैक्स दो और हम सोने का महल बनाएंगे? ये तो नहीं चलेगा। तो लोक स्वराज जब तक नहीं आती है तब तक सरकारीकरण ही बेहतर है और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। रह गई बात कि समाज नियंत्रित अर्थव्यवस्था, निसंदेह अगर समाज नियंत्रित अर्थव्यवस्था आ जाएगी तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फिर बाजारीकरण हो जाए। लेकिन जब तक समाज नियंत्रित अर्थव्यवस्था नहीं आती है तब तक हम लोग सरकारीकरण के पक्षधर हैं। लोक स्वराज के लिए नहीं, लोकतंत्र के लिए। लोक स्वराज आ जाएगा तो बाजारीकरण और निजीकरण का। लोकतंत्र है, जब तक लोकतंत्र है तब तक सरकारीकरण ही बेहतर है। और जब समाज समाज नियंत्रित अर्थव्यवस्था तब आएगी जब लोक लोक स्वराज अपने चरम स्थिति में आ जाएगा। तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप जो समाज में व्यक्ति, कम से कम कुछ लोग तो अवसर की समानता की सरकारीकरण की वजह से बहुत सारे लोग गरीबी से बाहर निकल रहे हैं या निकले हैं। वो ठीक कह रहे थे अभी पवनजय जी कि एक व्यक्ति कभी भी, मतलब सुभद्रो राय जैसा व्यक्ति को अगर पूरा देश का वो कॉरपोरेट जो है वो खा गया, आपके पास पूंजी है तो आप ऊपर से मैनेज कर लेते। पूंजी और राजनीति दोनों का ऐसा घालमेल गठजोड़ है जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक पूंजीपति जो है वो अपने क्षेत्र के नेता को चुनाव लड़वाता है और ये कहता है तुम चुनाव जीतो, उसके बाद सारा टेंडर ठेकेदारी हम करेंगे, कमीशन तुमको हम देंगे। तो इसका मतलब वो व्यवस्थाएं ठीक है क्या कि हम पूंजी इन्वेस्ट कर रहे हैं राजनीति में भी? नहीं। लोकतंत्र के लिए ये अभिशाप है, लोकतंत्र के लिए निजीकरण श्राप है। जब तक कि लोक स्वराज ना आ जाए तब तब आप कहिए निजीकरण। लोकतंत्र में तो सरकारीकरण ही ठीक है, भले उसमें घूसखोरी भ्रष्टाचार चल रहा है, लेकिन जहां हम पहुंच ही नहीं सकते हैं वैसी चीज व्यवस्थाएं हम बनाएंगे ही क्यों? मैंने अपनी बात समाप्त कर ली। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। मैं कुछ कहता हूँ भाई साहब। जी बताइए। वास्तव में जब हम निजीकरण और सरकारीकरण की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो निर्णय कर पाने की या समीक्षा कर पाने की जो डाटा होता है वह वर्तमान परिस्थितियां ही महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं उन धारणाओं को विकसित कर पाने में। व्यवस्था चाहे जो हो, किसी भी व्यवस्था में सरकारीकरण एक ऐसी बात खड़ी कर देती है जो राज्य व्यवस्था को और अधिक लोक कल्याणकारी होने के लिए विवश करती है। कोई भी राज्य व्यवस्था अपने मूल कार्य यानी सुरक्षा और न्याय की तरफ तभी जा सकती है जब उसके पास अन्य कार्यों का लोड कम हो। और जितना ही अधिक हम उसको कि नहीं आप ये चलाइए, आप पानी पानी बेचिए ट्रेनों में, रेल नीर बेचिए और इस तरह के ज्यादा से ज्यादा
जो निजी हाथों में काम हो सकते हैं उनको भी सरकारों पर थोपना एक तरीके से हम अपनी बात को कहीं ना कहीं अपनी सुविधाओं से समझौता नहीं करना चाह रहे हैं, जबकि हम चाहते हैं कि हमें सरकारें सुरक्षा और न्याय प्रमुखता से दें, लेकिन हम उसके ऊपर अन्य कार्यों का लोड बना रहे हैं। एक और बड़ी चीज इसमें काउंट करती है, वो ये है कि पूंजीपति आज के समय में एक ट्रम्प कार्ड की तरीके से है। जोकर वाला कार्ड जो होता है प्ले कार्ड में, कि वो कोई भी ताश का पत्ता कम है तो जोकर वाला कार्ड इस्तेमाल कर लिया जाता है। कहीं कोई भी समस्या हो, सामान्य तौर पे ही अगर व्यक्ति कहता है कि पूंजीपतियों का षड्यंत्र है तो लोग मान लेते हैं हो सकता होगा ही होगा। वो हो या ना हो ये एक अलग बात है। हम पूंजीपतियों से इतना ज्यादा भयभीत क्यों हैं, या हम क्यों यह मान के चलते हैं कि वह सामाजिकता से बिल्कुल परे हैं? हम क्यों उनको इतना महत्व दे रहे हैं? क्योंकि हम या तो पूंजीवादी युग में जी रहे हैं, या हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी सभी प्रकार की सुविधाओं का, हमारी सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति केवल धन से हो सकती है, केवल पैसे से हो सकती है। क्यों? क्योंकि ऐसे समय में हम जी रहे हैं जहां सुरक्षा और न्याय ये दोनों चीजें तीसरी चौथे पायदान पर आती हैं, या कहिए इसके बाद भी आती हैं। पहले पायदान पर तो आ जाती हैं लोक कल्याणकारी कार्य ही। तो लोक कल्याणकारी कार्य में सरकारें फिर तमाम तरीके की फैक्ट्रियां लगानी शुरू कर देती हैं, कपड़े की फैक्ट्रियां लगानी शुरू कर देती हैं। मैं बात कर रहा हूं सरकारीकरण अगर किसी भी तरीके से किसी भी पक्ष में सोचा जा सकता है कि एक हो सकता है कि सरकारीकरण ठीक हो, तो ये वो दौर रहा होगा जब ब्रिटेन में तो खैर ठीक है, पाश्चात्य देशों में औद्योगिकीकरण बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन भारत जैसे देश जहां लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर की लूट की जा चुकी हो, जिस देश के पिछली 4 पीढ़ियां मुफलिसी में जी रही हूं, वहां पर औद्योगिकरण की बात करना, नए उद्योग लगाने की बात करना एक बहुत टेढ़ी खीर थी। उस समय सरकारों ने सोचा होगा कि चलो ठीक है, जो हमारी संविधान निर्मात्री सभा थी, या कह लीजिए जो प्रारंभिक काल के हमारी सरकारें थी, उन्होंने सोचा कि हम जनता को कुछ बेहतर विकल्प देते हैं, कुछ उद्योग हम ही लगाते हैं, नहीं पूंजीपति लगा रहे हैं। तो पूंजीपतियों के पास अभी उतना सामर्थ्य नहीं है या उतना रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, तब हम लगाते हैं और चला के दिखाते हैं कि ये चीजों की डिमांड है कि नहीं समाज में। लेकिन आज ऐसे समय में जब पूंजीपति खुद नए प्रयोग करने के लिए आगे आ रहे हैं, नए नए इन्वेंशंस कर रहे हैं, नई नई फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, नए नए तरीके से समाज में लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, उस समय सरकारीकरण की तरफदारी कहीं ना कहीं सुरक्षा और न्याय की मांगों को कमजोर करती है। राकेश जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जब तक लोक स्वराज ना आ जाए, मुझे लगता है लोक स्वराज की जो प्रमुख अवधारणा है, केवल 2 चीजें उसमें मैं मुझसे अगर पूछा जाए लोक स्वराज आप किसको कहेंगे, तो मैं सिर्फ 2 चीजें गिनूंगा। पहली बात एक ये कि राज्य सुरक्षा और न्याय के लिए ही संकल्पित हो, राज्य का कोई अन्य कार्य ना हो, सुरक्षा और न्याय उसका प्राथमिक कार्य हो। दूसरा, जनता की सीधी भूमिका हो संविधान संशोधन में, ग्राम सभाओं की सीधी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो संविधान संशोधन में। यह एक आदर्श स्थिति है। आदर्श स्थिति में तो मैं ये मान के चल रहा हूं जब संविधान संशोधन तक जनता अपने हाथ से कर रही है तो फैक्ट्रियां चलाने की आवश्यकता, फैक्ट्रियां चलाने की जरूरत सरकारों के पास रह ही क्यों जाएगी। लेकिन मेरे समझ से मेरी अपनी बात यह है कि चाहे लोकतंत्र हो, चाहे तानाशाही, चाहे जो व्यवस्था का आधार हो, सरकारों को बहुत विशेष परिस्थितियों में ही सरकारीकरण की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अन्यथा सुविधा देने के नाम पे, प्रतिस्पर्धा खड़ी करने के नाम पे तो वो घुस सकता है, लेकिन तब भी निजीकरण को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। सरकारें कर क्या रही हैं कि अपने सरकारी कार्य उपक्रम तो शुरू कर देते हैं,
लेकिन सामाजिक उपक्रमों को प्रतिबंध लगा देते हैं या रोक देते हैं। यह किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। मैंने मुझे इतनी बात कहनी थी, और कोई भाई अपनी बात कह सकता। जी, धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। हाँ थोड़ा ब्रजेश सा। जी, थोड़ा एक सेकंड में कुछ बोल दूं। जी बताइए। पहली बात, थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि अंबानी जी एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाले व्यक्ति थे, आम आदमी थे, जिन्होंने निजीकरण का लाभ उठाया, आज हमारे देश के पूंजीपति बने। अडानी जी भी इस देश के आम आदमी थे। बस ये है कि इन चुनिंदा लोगों के अलावा और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। हमें इनको पूंजीपति नहीं मान लेना चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि ये लोग जो है निजीकरण के फायदे उठाकर आगे बढ़े। धन्यवाद। देखिए, बताइए नरेंद्र जी। हाँ, मुझे जो समझ में आया मैं कहता हूँ वो बात। देखिए, भारत की जो व्यवस्था दिखाई दे रही है उसमें निजीकरण क्यों ना हो, या निजीकरण की व्यवस्था कैसे खराब बताई जा सकती है, इस पर एक, पहले तो एक घटना है अभी, मतलब अभी बिल्कुल ताजे, हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो अपने एक प्लॉट में 3 किलोवाट का कॉमर्शियल कनेक्शन कराने के लिए बिजली विभाग के पास गए। सरकारी व्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि उनसे कनेक्शन करने के लिए 50,000 रुपया रिश्वत मांगी गई, सरकारी विभाग ने। उन्होंने कहा कि मैं क्यों दूं रिश्वत। वो पुलिस से रिटायर हुए थे, और पुलिस विभाग से, और जो इसका बिजली विभाग में विजिलेंस होता है उसमें उनके साथ के कोई दरोगा जी पोस्टेड थे। उन्होंने कहा कि 50,000 काहे के दे दें, ये कनेक्शन नियम अनुसार होगा। तो उसने कहा था कि 50, जेई जो था वो अफसर, उसने कहा कि मैं 50,000 रुपए में कनेक्शन कर दूंगा। और फिर उसने नियम अनुसार उसका एस्टीमेट बना करके दे दिया। जब 50,000 रुपए देने की मना उनसे कर दी गई, 1,36,000 रुपए का। कुल मिलाकर ये भारत की सरकारी व्यवस्था है। इस सरकारी व्यवस्था से अगर निजीकरण की व्यवस्था आम आदमी के लिए सस्ती रहेगी, उसका खर्चा कम कराएगी, तो वो निजीकरण के पक्ष में झुक जाएगा, उसे बुरा नहीं बताएगा। निजीकरण के दो फायदे उसे दिखाई देते हैं, एक तो समय पर काम हो जाएगा, दूसरा कम पैसे में हो जाएगा। निजीकरण सरकारीकरण की तुलना में ठीक होता है, खराब नहीं होता मेरे दृष्टिकोण में। निजीकरण नहीं होना चाहिए किस प्रकार का, सरकारीकरण के नियंत्रण में निजीकरण नहीं होना चाहिए। भारत में यही हो रहा है, मुझे बुराई ये दिखाई देती। होना चाहिए निजीकरण समाज के नियंत्रण में, हो रहा है सरकार के नियंत्रण में, क्योंकि सरकार ने ही स्वयं को समाज घोषित कर दिया है और हम लोगों ने मान लिया है। इस परिस्थिति में ना तो क्षेत्रीय पार्टियां ना राष्ट्रीय पार्टियां, कोई सी भी पार्टी, किसी भी प्रकार की पार्टी का शासन हो कहीं भारत में, मुझे पूरा भरोसा है कि यही परिणाम आएगा जो किस्सा मैंने बताया। क्षेत्रीय पार्टियों की सरकार होगी तो राष्ट्रीय पार्टी ये कहती रहेंगी कि अगर राष्ट्रीय पार्टी की सरकार होती तो भ्रष्टाचार इस प्रकार ना पनपता, सरकारी व्यवस्थाओं का इस प्रकार दुरुपयोग ना होता। और अगर सरकार राष्ट्रीय पार्टी की सरकार होगी तो क्षेत्रीय पार्टी यही एलिगेशन लगाती रहेगी। असल बात यह है कि हमारे पास कानून व्यवस्था का वो ढांचा ही नहीं है जिसमें नेता और अफसर नियंत्रित हो सकते हो और समाज का कोई प्रभुत्व स्थापित हो सकता हो। ये बात बिल्कुल गलत है कि सरकारीकरण ठीक है, सरकारीकरण ज्यादा दोषप्रद व्यवस्था है। मेरा मानना हमेशा ये रहा है, अगर सरकार अराजक होती हो तो उससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि भीड़ अराजक हो जाए। भीड़ को अराजक होने की आजादी होनी चाहिए, सरकार अगर अराजक होती है।
नहीं तो अराजक तो कोई सा भी पक्ष नहीं होना चाहिए, ना सरकार होना चाहिए, ना समाज को भीड़ के रूप में परिवर्तित होना चाहिए, वो एक व्यवस्थित इकाई होनी चाहिए। ठीक बात यह है। लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी हो जैसी कि वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था की देन जैसी व्यवस्था है, अगर ऐसी दशा है, तो इसमें भीड़ का अराजक होना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर कोई किसी पे एलिगेशन लगाने के लिए बचेगा ही नहीं। सरकार के नुमाइंदों को समाज को लूटने की छूट क्यों होनी चाहिए? तो समाज ही समाज को लूट ले, क्या बुराई आ जाएगी? ये एक बात है। अब दूसरी बात, हम लोग क्योंकि लोक स्वराज्य के हिमायती हैं, इस कंसेप्ट को समझ भी रहे हैं, लोगों से कह भी रहे हैं। वो कब आएगा, कैसे आएगा, ये आने वाले समय की बात है। हो सकता है 100 साल तक ना आए, लेकिन हम हिमायती इसी के रहेंगे। दूसरी बात यह है कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था ही केंद्र बड़े पूंजीपतियों का निर्माण करती है। पूंजीपति इसलिए नहीं पैदा हो रहे हैं कि उनकी ऐसी इच्छा है कि मुझे पूंजीपति बनना है। व्यवस्था की देन है। अगर पूंजीपति इस प्रकार पैदा हो रहे हैं कि वह समाज के अधिकांश संसाधनों को अपने लिए पूंजी के रूप में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो वो व्यवस्था की देन है, समाज की देन नहीं है। क्योंकि जब राज्य और बाजार का के हित एकाकार हो जाते हैं, तब निश्चित रूप से ऐसे ही परिणाम आते हैं जैसे आ रहे हैं। अब राज्य और बाजार के हित बिल्कुल अलग नहीं है, एक है। इसमें अडानी भी पैदा होगा, इसमें जो भारत से कई पूंजीपति भगे हैं वे सब पैदा होंगे। सरकार चाहे क्षेत्रीय पार्टी की हो, चाहे राष्ट्रीय पार्टी की हो, चाहे सरकार ना हो, इसके परिणाम यही है। चाहे सीधा ही राष्ट्रपति डीएम और कमिश्नर के जरिए व्यवस्था को कंट्रोल कर ले, बाकी सबको पूरा पार्लियामेंट को हटा दे। अगर ये संवैधानिक व्यवस्था है तो इसका यही परिणाम है। क्षेत्रीय पार्टियों का नाम लेकर के, राष्ट्रीय पार्टियों का नाम लेकर के, निजीकरण को गलत बता करके सरकारीकरण को ठीक बता करके पीछा नहीं कटाया जा सकता। बिल्कुल स्पष्ट समझ में आता है। ऐसा सरकारीकरण जैसा भारत में हो रहा है, इसकी तुलना में निजीकरण ज्यादा ठीक व्यवस्था, मेरा ऐसा मानना। धन्यवाद। धन्यवाद नरेंद्र जी। थोड़ा सा मैं भी बात रख देता हूँ। एक सेकंड ब्रजेश जी, बस जी मैं बताइए। 10 सेकंड में बात समाप्त करूंगा कि मैं यही बात कहना चाह रहा था जो नरेंद्र जी ने कहा। सिर्फ इतनी बात है कि अगर सरकारीकरण में निजीकरण, सारी व्यवस्थाओं पर सरकार का नियंत्रण हो, वैसी निजीकरण हमें नहीं चाहिए। बस बात समाप्त किया। जी धन्यवाद। देखिए, मैं ये कह रहा था कि एक व्यक्ति को जो है वो गुड्डू है। गॉल ब्लैडर की समस्या हो जाती है, या मान लीजिए कि एक व्यक्ति को कोई अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो जाती है। वहीं दूसरा व्यक्ति है, को किडनी की बीमारी है, किडनी खराब हो गई है। अब ये प्रश्न खड़ा होता है, हम किसको घातक माने? मुझे तो लगता है कि जो किडनी की बीमारी है, किडनी खराब हो गई, वो ज्यादा घातक है। आपको महीने में 4 बार जा करके डायलिसिस करना पड़ेगा। और अगर आपका जो है अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है, एक बार ऑपरेशन होगा, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो जो किडनी की बीमारी है ना, ये है हमारा सरकारीकरण। और जो निजीकरण है, इसको आप बुखार मानिए, कोई गंभीर समस्या मानिए, लेकिन ऐसी समस्या है जो उसकी तुलना में तो कम है। वास्तव में मैंने कई सारी व्यवस्थाओं में देखा है सरकारें कैसे चलाती हैं। जब हम सरकारीकरण की बात करते हैं तो ध्यान देना चाहिए, बीएसएनएल कंपनी सरकार की 10,000 करोड़ के घाटे में गई, उसके अगले साल वही कंपनी 11,000 करोड़ के घाटे में जाती है, उसके बाद वही कंपनी 13,000 करोड़ के घाटे में चली जाती है। स्थिति ये आ जाती है कि लोग उसका यूज करना बंद कर देते हैं। एक समय ऐसा था, आप लोगों को ध्यान होगा कि बीएसएनएल ही लोग ज्यादातर यूज करना पसंद करते थे। लेकिन फिर एक कंपनी आती है, वो टेक ओवर करती है, वो अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, और हम लोग मात्र पिछले 10-12 वर्षों के भीतर देखेंगे तो हम लोग 2G से 5G की तरफ पहुंच गए, और अब 6G की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आप लोगों को 300 रुपए 400 रुपए में 1 GB डेटा रिसीव होता होगा उस समय। बात करने की भी वो सुविधा नहीं मिलती थी। तो जिस समय आया उस समय लगा
कि वास्तव में उस समय के हिसाब से वो बेहतर था। लेकिन सरकार चला किस तरह से रही थी ये महत्वपूर्ण है। सरकार हर साल घाटा सह करके उस कंपनी को चला रही थी। सरकारीकरण की एक सबसे बड़ी समस्या है कि सरकारें भले ही कितने भी घाटे में चले जाएं, वो वर्ल्ड बैंक से लोन ले ले या फिर कहीं से भी लोन ले, कर्जा ले, लेकिन सरकारों को फर्क नहीं पड़ता है। सरकारें उस सिस्टम को जो है घाटे में भी चलाती हैं। जबकि प्राइवेट कंपनियां अगर घाटे में जाएंगी तो बंद हो जाएंगी। तो जहां बंद होने की संभावना है वहां पर कॉस्ट तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन आप अगर घाटे में अर्थव्यवस्था को ले जाएंगे, कंपनियां जाएंगी, तो उसका परिणाम जो है देशवासियों के ऊपर अंततः पड़ता ही पड़ता है। दूसरा है कि हम लोगों की जब जीडीपी मूव करती है तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर वस्तुओं का मूल्य बढ़ रहा है और आपकी क्रय शक्ति भी बढ़ रही है, तो क्रय शक्ति बढ़ने पर जो है आप अधिक सुख सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। पिछले 20 वर्षों में ही अगर आप देखेंगे तो व्यक्ति की क्रय क्षमता में बहुत अधिक इजाफा हुआ है। दिल्ली जैसे शहरों में और कई अन्य शहरों में प्रतिदिन जो है हजारों कारें जो है वह सड़क पर निकल जाती हैं, नई कारें। लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी हाई हुई है। इसका अर्थ यह है कि लोग जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और वहां पर उनको जो है बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है। ये संभव भी नहीं है कि सरकार सब कुछ जो है वो सबको नौकरियां दे ही दे। यदि हम यह मान भी दे कि 140 करोड़ या 145 करोड़ में से सरकार 3-4 करोड़ लोगों को नौकरियां दे भी देती है, या हम ये मान लें कि सब कुछ सरकारीकरण ही कर दे, तो अगर सरकार जितना अपने ऊपर बर्डन लेगी, सरकार उतने अधिक काम जो है वो छोड़ती चली जाएगी, या फिर सुरक्षा और न्याय का जो हमारा विषय है वो बिल्कुल कमजोर पड़ जाएगा। दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि कई जगह ऐसी है जहां हमको कंपटीशन की जरूरत है। जैसे मैं भारत के बच्चों को देखता हूँ, भारत के बच्चे पढ़ने के लिए यूरोप, ब्रिटेन, अमेरिका में जाएं, हमारी एक भी संस्था, एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं आ पा रही है। जो पहले थी वो सब भी बाहर हो गई। कारण क्या है? हम लोग अगर गवर्नमेंटलाइजेशन की तरफ जाएंगे, कंपटीशन ही पैदा नहीं होगा। मैं ये कहता हूँ दोनों चलती रहे, उसमें क्या दिक्कत है। मैंने एम्स में अपना इलाज कराया 2023 में। जब मुझे स्पाइन की प्रॉब्लम हुई, मैं 4 महीने तक दौड़ता रहा एम्स में, और 4 महीने तक वो केवल टेस्ट करते रहे। आप सोचिए कि क्या प्रोसेस है कि आपने इतनी भीड़ वहां जमा कर दी है। अब जहां पर जाहिर सी बात है सस्ता होगा वहां पर भीड़ तो होगी, लेकिन उस भीड़ को फिर आप मैनेज कैसे करेंगे? यहाँ एम्स लगा तो यहाँ एम्स पूरा का पूरा जो उत्तराखंड का जो ऊपरी इलाका है, पहाड़ के लोग वो भी यहीं आते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ, सहारनपुर, रुड़की, गाजियाबाद सब यहीं चले आता है। आप सोचिए कि इतनी मास पॉपुलेशन होती है कि अगर आप आज आ गए तो 10 दिन 20 दिन के बाद आपको जो है रिपोर्ट के लिए या फिर आपको टेस्टिंग के लिए लिखा जाएगा। ऐसे में अगर कोई गंभीर मरीज है और उसके पास ठीक ठाक पैसा है, तो भला वो फिर एम्स जैसी व्यवस्था में क्यों जाएगा? वो क्यों ना ऐसी जगह चला जाए जहां से एम्स का भी बर्डन कम हो, अर्थात वहां पे भी लोग कम हो जाएं, बाकी जगह दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाएंगे। तो जो वहां आने वाले लोग हैं उनका भी नंबर जल्दी आ जाएगा, उनको भी जल्दी सुविधाएं मिल जाएंगी। लेकिन ऐसा भी सरकारीकरण क्या किया जाए कि मरीज 4 महीने 6 महीने दौड़ता रह जाए और दौड़ते दौड़ते पता चलता है कोई एक्सपायर हो जाए। तो जिसके पास क्षमता है उसके पास विकल्प होना चाहिए कि वो दूसरी जगह जा सके। तो एक तरफ हमको डाइवर्जन का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम डाइवर्ट करते रहें, क्योंकि गवर्नमेंट की सर्विसेज कैसी हैं वो देखना अधिक महत्वपूर्ण है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी अच्छी है, जैसा विपुल जी ने भी कहा कि उनका वेतन तो अच्छा है, लेकिन उनकी सर्विसेज बड़ी खराब दिखाई देती हैं। अब तक एसबीआई में भी दिखेंगे आप तो एसबीआई में वह सुधार नहीं हो पाए हैं जो आपको अन्य बैंकों में, प्राइवेट बैंकों में दिखाई देते हैं। वो आपको बार बार कॉल करेंगे, आपको जो है आपकी मतलब एक तरह से आपका टेक केयर पूरी तरह से करते हैं। लेकिन आज भी अगर आप चले जाएंगे, मैं आज सुबह ही गया था, डीटीडीसी की सर्विस गया था मैं, और मेरे को एक पार्सल भेजना था साउथ में, मैंने पार्सल सुबह भेजा। मैंने इंडिया पोस्ट को चूज नहीं किया, मैंने डीटीडीसी को की सर्विस को लिया, क्योंकि इंडिया पोस्ट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि ट्रैकिंग आईडी नहीं मिलती, और ट्रैकिंग आईडी यदि मिल भी जाए, ट्रैकिंग आईडी जो है अगर आप रजिस्टर्ड पार्सल करते हैं तो मिल जाती है, लेकिन उसके बाद कोई कॉल सेंटर नहीं है। अगर आपको ट्रैक करना है, आपका जो जो पार्सल है वो मिसगाइड हो गया, मिसलोकेट हो जाता है, मिसराउट हो जाता है, तो उस परिस्थिति में जो है आप कॉल पर कॉल करते रहेंगे, कोई नंबर को पिक नहीं करता है। हम लोग तो जिस कंपनी से वहां स्पष्ट हम लोग जो है देखते हैं। मैंने 2 पार्सल अभी हम लोगों ने इम्फाल के लिए भेजे थे, और 1 महीने 20 दिन के बाद जो है वो पार्सल जो है वहां पहुंचा। वो मुंबई पहुंच गया, कहीं पहुंच गया इधर उधर।
कारण क्या है, सिर्फ हमने भेजा था, गवर्नमेंट सर्विसेज से भेजा था हमने, और न कोई कॉल करने उठा रहा है, न कोई जवाब दे रहा है। दूसरी तरफ हम डीटीडीसी की सर्विस करते हैं तो हम लोगों को टाइमली जो है रिस्पॉन्ड मिल जाता है। तो ये भी देखते हैं कि जब मेरे पास सुविधा है, मेरे पास विकल्प है, तो मैं कंपटीशन क्यों ना जनरेट होने दूं। क्या मैं चाहता हूं कि हमारे देश के लोग जाकर के अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान में इलाज कराएं, वहां पर जाकर के पढ़ें, और हमारे देश में जो है अच्छे संस्थान ना हो, या फिर हमारे देश में अच्छे यूनिवर्सिटीज ना हो। और वर्ल्ड वाइड हमें अगर कंपटीशन करना है तो हम देखते हैं आज पाकिस्तान के लोग आते हैं भारत में इलाज कराने के लिए, यहाँ अच्छे अच्छे हॉस्पिटल मिल जाते हैं। तो इसका कारण क्या है कि प्राइवेटाइजेशन ने एक तरह से कंपटीशन तो जनरेट किया है, एक चैलेंज तो जो है क्रिएट किया है गवर्नमेंट के लिए भी। आप भी अपनी फैसिलिटीज को इम्प्रूव करिए। जहां पर आपके पास नौकरी इस तरह की होती है कि आप सिक्योर हो गए, वहां पर जवाबदेही का बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिखाए जाते हैं वहां पर लाइफ सिक्योर है, लेकिन प्रश्न ये है जो सर्विस ले रहा है उसको दिक्कत है। तो सर्विस प्रोवाइडर को फायदा है और सर्विस लेने वाले घाटे में है। तो इसीलिए दोनों का विकल्प चलता रहे तो बहुत अच्छा है। और इससे भी अच्छी तीसरी व्यवस्था हम सामाजिकरण की तरफ बढ़ जाएं, यानी निजीकरण में भी हर व्यक्ति के हाथ में पहुंच तो नहीं है, जैसा राकेश जी ने कहा, ये बात ठीक है। तो उसका जो है तीसरा विकल्प हम लोग जो है खंगाल लेंगे कि सामाजिकरण की तरफ बढ़ जाए, इतना अधिक कंपटीशन जनरेट कर दीजिए कि भाई और चीजें सस्ती हो जाए या लोगों की पहुंच तक हो जाए। लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं, हम लोगों को जो है अपेंडिक्स में से और किडनी की बीमारी में से एक का चुनाव करना हो, तो हम लोग जो है किडनी की बीमारी का चुनाव नहीं करेंगे, क्योंकि वो घातक है। लेकिन ये बात ठीक है कि बीमारियां तो दोनों ही हैं, एक में भ्रष्टाचार है, एक में शोषण है। तो भ्रष्टाचार तो अपराध की श्रेणी में आ गया। शोषण होता है तो वहां पर कंपनियां करती हैं शोषण, 10-10, 15-15 हजार में एम्प्लॉय को रखा है, लेकिन वो बलपूर्वक नहीं कराती हैं। आपके पास विकल्प है कि आप दूसरी जगह चले जाइए। दूसरी तरफ आप ये कहेंगे कि नहीं, 50 लोगों को ही केवल काम दिया जाए, अच्छी सैलरी दी जाए, तो बाकी के जो लोग बेरोजगार रह गए उनके पास क्या विकल्प है। तो मैं मानता हूं कि तब तक जब तक हम लोग सोशलाइजेशन की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, तब तक प्राइवेटाइजेशन और गवर्नमेंटलाइजेशन दोनों पैरेलल बॉडी चलती रहे, जिससे एक कंपटीशन भी क्रिएट रहे। अभी फरवरी की घटना है, भारत सरकार ने बीएसएनएल को लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास का सपोर्ट किया है सरकार ने। वो सरकार ने तब किया जब जियो जो है अपनी मनमानी करने लगा। तो जब जियो अपनी मनमानी करने लगा तो सरकार ने उसको थोड़ा सा डाउन करने के लिए एक तरह से बूस्ट कर दिया बीएसएनएल को। तो लोग उसकी तरफ भी जाएंगे अगर वहां बेनिफिट मिलेगा तो मुझे लगता है कि कंपटीशन दोनों में बना रहे तो अच्छा है। लेकिन अगर हम पूरी तरह सरकारीकरण की तरफ चले गए तो लास्ट में हमारी स्थिति पाकिस्तान के जैसी ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि फंडामेंटल चीन की तरफ हो जाए। अगर स्वतंत्रता और सुविधा में से एक चाहिए तो फिलहाल हम लोगों को सुविधा को छोड़ करके स्वतंत्रता की तरफ ध्यान देना चाहिए। सुविधा उसके साथ साथ आ सकती है। सुराज्य और स्वराज्य में से एक को चुनना हो तो मैं मानता हूं कि स्वराज्य को चुना जाए। सरकारीकरण का अर्थ तो यही हो गया है, तो स्वराज्य आ जाएगा तो कुराज्य आ जाएगा। जी धन्यवाद, बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। 10 सेकंड के लिए भाई मैं कहूंगा कुछ। देखिए जी ऐसा पवन जी है, बताइए। देखिए ऐसा भाई साहब कि हम लोग ना सरकारीकरण के दौर में चल रहे हैं, ना निजीकरण के दौर में चल रहे हैं। हम लोग सिर्फ भ्रष्टाचार के दौर में चल रहे हैं। यह स्थिति ऐसी बनी हुई है जैसे कि आचार्य मुकुटमणि जी महाराज जो है वो दिख तो रहे हैं, लेकिन उनकी एक्चुअल स्थिति क्या है वो कोई जान नहीं रहा। अंबानी को बढ़ावा देने के लिए बीएसएनएल के टावर उनको दे दिए गए और उन्होंने सुविधा फ्री में दे दिया जनता को। पानी बेहतर। और इस तरीके से सारे टावरों का उपयोग किया फोकट में और सुविधा फ्री में दिया। मतलब मेरा ही पैसा मुझको देकर अपना बिजनेस डेवलप कर लिया और अपने सभी प्रतिद्वंदियों को खत्म कर दिया। इस तरीके से भ्रष्टाचार जन्म ले रहा है और बढ़ रहा है। धन्यवाद। ठीक है, वो बात ठीक है, मैंने तो रखा ही कि बीएसएनएल कितने हजार करोड़ के घाटे में बार बार गया। बाकी के साथी अपनी बात रखें। हेलो। जी मदन जी, वो मोहन जी बताइए। सभी हमारे विद्वद्गण साथियों का आभार है। सभी ने सरकारीकरण और निजीकरण पर बहुत ही स्पष्ट और गंभीरता से चर्चा किया है। मैं
इसी में कुछ अपना मत रखता हूं कि जहां तक सरकारीकरण का जो कॉन्सेप्ट या बात आई, तो सरकारीकरण जो समाजवाद या साम्यवाद वाले हैं, जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंदर ए टू जेड जो है वो सभी सरकारीकरण के अंदर आ जाता है। सभी जो है तो सबका होता है, और कुछ नहीं है तो सबका भी कुछ नहीं है। लेकिन जहां पर पूंजीवादी व्यवस्था है, वहां पर लगभग 90% व्यवस्था जो है पूंजीपतियों के हाथ में होता है, और 10% के लगभग व्यवस्था जो है वो सरकार के हाथ में है। लेकिन जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पर समयानुसार जो है परिवर्तन होते रहता है। कभी सरकारीकरण है तो कोई कभी निजीकरण में चला जाता है। तो सरकारीकरण में जो व्यवस्था होता है वो पूर्णतः जो है वो सरकार के हाथ में होता है। चाहे उद्योग का व्यवस्था हो, कोई चीज निर्माण करने की व्यवस्था हो, या परिवहन की व्यवस्था हो, यातायात की व्यवस्था हो, फॉरेस्टेशन की व्यवस्था हो, कृषि कार्यों की व्यवस्था हो, सब में जो है तो सरकार का पूर्णतया हाथ रहता है, चाहे जैसे भी। निजीकरण की व्यवस्था है जिसमें सारे जो हैं वो पूंजीपतियों के हाथ में होता है, और पूंजीपति से सरकार जो है टैक्स के रूप में एक जो भी तय करता है उस हिसाब से उससे टैक्सेशन लेती है, और उससे वो अपना व्यवस्था चलाती है। अब एक व्यवस्था जो होता है वो उदारीकरण की भी व्यवस्था होती है। अब उदारीकरण की व्यवस्था में होती है कि जब सरकारीकरण की व्यवस्था कहीं कहीं किसी किसी विभाग में, संस्था में अगर कमजोर होने लगता है, तो उस व्यवस्था में कुछ जो है वो निजीकरण का प्रवेश दिया जाता है, उनसे कुछ काम लिया जाता है, और उनको जो है उदार नीति सरकार अपनाती है। नहीं तो बैंक ब्याज में उनको फैसिलिटी देती है, नहीं तो उनको कुछ सब्सिडी देती है। उनको जो सरकारी तंत्र में जो बहुत सा कागजी कार्रवाई जो करना पड़ता है, जो सारा सरकार का जो नियम कानून है उसको जो करना पड़ता है, उसमें कुछ सहूलियत देती है, ताकि जो है जो उद्योग कमजोर पड़ रहा है तो उसको जो है पुनर्जीवित किया जाए। एक चौथी व्यवस्था है जो वैश्वीकरण की व्यवस्था है। अब आज जो तकनीकी का जमाना है, जो कि हम 20-25 साल से देख रहे हैं, जैसा कि आदर्श जी ने बताया कि 1990 में 91 में हमारी सरकारीकरण की नीति से हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी हो गई थी कि सारी हमारी सरकारीकरण की व्यवस्था में सब घाटा में जा रहा था, और सरकार जो है बिल्कुल ही लचर और फेल्योर की स्थिति में थी। उस समय जो है वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, और उन्होंने जो है उसी समय 90-91 में, और राष्ट्रपति आदरणीय नरसिम्हा राव जी थे,
उसी समय उन्होंने निजीकरण को कुछ जो है आमंत्रित किया विदेशों से, और जब निजीकरण की ओर सरकार कुछ बढ़ी तब जाकर के फिर जो है अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार होना शुरू हुआ। अब आज की जो वैश्वीकरण की स्थिति है वैसा नहीं है कि आप सरकारीकरण कर दीजिएगा तो आपका चलेगा, आप निजीकरण भी नहीं रहेगा तभी सरकारीकरण में आपका भाटा बैठ जाएगा। पूरे विश्व में आज प्रतिस्पर्धा चल रहा है। जो भी वस्तु जो है हमारे आपके उपयोग के लिए बनाए जा रहे हैं, अगर भारत का बना हुआ कोई चीज अगर 20 रुपया में मिलता है और चीन का बना हुआ चीज 15 रुपया में मिलेगा तो आप भारत का नहीं खरीद रहे हैं, चीन का खरीद रहे हैं। तो आपके भारत का फैक्ट्री चलेगा कि उसका बाटा बढ़ जाएगा? सरकारीकरण रहेगा वो 25 में उसका पड़ेगा तो कौन खरीदेगा भाई? इसी प्रकार से जो है आप अपने यहाँ चावल अगर कर रहे हैं और आप खाद का बीज का कोई चीज का उपयोग नहीं करके आपका चावल 60 रुपया पड़ रहा है और विदेश से बगल से आपका आएगा वो आपको 30 रुपया में पड़ेगा। आयात निर्यात की नीति है, टैक्स भी गवर्नमेंट लगाता है। तो आपको विश्व स्तरीय जो तकनीकी और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा है उसको भी देखना है। अब उस प्रतिस्पर्धा के लिए आपको नई टेक्निक के अंदर हजारों हजार करोड़ रुपए का मशीन जो है लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका सस्ता माल का प्रोडक्शन होगा, तब जाकर के आप विश्व बाजार में टिक सकते हैं। आज मोदी जी कह रहे हैं कि भाई लोकल फॉर वोकल। लोकल अगर थोड़े सा कमजोर भी है या थोड़ा महंगा भी है तो उसको आप खरीदिए ताकि आपका राष्ट्र आत्मनिर्भर बन सके। तो ये तो वैश्वीकरण की स्थिति है। अब हमारे यहाँ जो सरकारीकरण की स्थिति थी, तो जब हमारे यहाँ स्वतंत्रता के बाद सरकार आई तो पूर्ण रूप से सारा चीज बहुत सा सरकारीकरण ही हुआ। इस सरकारीकरण में थोड़ा सा डालमिया जी थे, वो भी बहुत बड़े उद्योगपति थे और शायद आर्य समाज से बिलोंग करते थे, और कुछ उन्होंने प्रधानमंत्री आदरणीय नेहरू जी के विरोध में कुछ बोला था जिससे चिढ़ करके और डालमिया जी पर इतना उन्होंने अनाचार और अत्याचार किया। यहीं पर डिहरी के पास में बहुत बड़ा फैक्ट्री था, सीमेंट भी बनता था, डालडा भी बनता था, चीनी भी बनता था, कागज भी बनता था, सारा फैक्ट्री आज जगह के शमशान हो गया। और कई जगह जो है उनको कितना केस मुकदमा से लड़ना पड़ा। आवाज डालमिया जी के टाटा और बिरला कुछ अपना समन्वय बना के चले, वो स्टैंड है, आज उनका स्टैंड नहीं है, जबकि वो राष्ट्रभक्त थे। तो जहां तक जो है सरकारीकरण चला तो भाई सरकारीकरण में आपका सब घाटा ही में जाएगा। तो घाटा में जाएगा तो सरकार लाएगा कहां से? अब सरकार आपको जो है जितने भी पोस्ट ऑफिस और बैंक में जो आप पैसा डिपॉजिट करते हैं उसको आज 6.5% 7% का अगर ब्याज देता है, चाहे वो सामान्य पब्लिक हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, किसान हो, तो इतनी बड़ी ब्याज जो है अगर बड़े बड़े पूंजीपति वो आपसे बैंक से लंबा लोन उठाते हैं, अरबों खरबों डॉलर उठाते हैं, तो उनको 10% 12% का ब्याज भी देते हैं, तब जाकर के आपको 7% का ब्याज मिलता है।
अगर वो बड़े उद्योग नहीं लगाए, बड़े लागत अगर नहीं लगाए, तो ये बैंक में पैसा क्या होगा? अब वो आपको कहाँ से फिर ब्याज देगा? वो अपना खर्चा कैसे चलाएगा वो? तो ये बहुत से फैक्टर्स रहते हैं। अब आप समझिए कि ऐसा नहीं है कि उद्योगपति जो है उसको विश्व कंपटीशन में वो चलाता है। आखिर अगर दूसरा से वो चीज आपको सस्ता मिलेगा तो हमारे यहाँ के उद्योगपति का भी आप नहीं खरीदिएगा। तो जो कंपटीशन में जो रेट रहता है उसी हिसाब से आपको वो सामान मुहैया कराता है। और जहां तक निजीकरण से सब कोई जैसे है, तो वो अगर भारत में अपना जो फैक्ट्री लगाया है या बड़ा बड़ा उद्योग ले जाया है, तो उठा के कोनो जाते समय लेते जाएगा कि कोनो फॉरेन में लगा देगा। अगर सरकार जब चाहेगी तब नीति बनाएगी तो उसको नेशनलाइज भी कर सकती है, उसको हैंड ओवर भी कर सकती है, उस पर टैक्स भी बढ़ा सकती है, स्थिति के अनुसार वो कुछ भी कर सकती है। तो जब से निजीकरण हुआ तब से सरकार आज चौथी अर्थव्यवस्था बन गई। और 70 साल से सरकारीकरण था तो कंगाल पर होकर के चली गई। तो आप तो आर्थिक गुलामी में फंस जाएंगे विदेशों का हाथ में, आपकी कहां शक्ति रहेगी। अभी अगर कोरोना का वैक्सीन सरकार बनाई, अब कहीं कहीं पर सरकार का भी जरूरत है। बहुत सा ऐसा कार्य है जो कि हमारे भारत सरकार को भी करना पड़ेगा, सरकारीकरण से भी करना पड़ेगा। लेकिन सरकारीकरण तबे जिससे है सक्सेसफुल होगा जबकि जो सरकारी कर्मचारी हैं उसको अपना जवाबदेही समझेंगे। आपको उस पर पूरा तनख्वाह मिल रहा है, आप उसमें भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं और इसके बाद उसमें कामचोरी भी कर रहे हैं, निकम्मापन भी कर रहे हैं, तब फिर कहां से चलेगा? तो आपने आम पब्लिक आंख में धूल झोल करके शोषण कर रहे हैं। तीसरा बात है कि उसके बाद भी जो है बराबर हड़ताल, टीए बढ़ाइए, भत्ता बढ़ाइए, हमारा तनख्वाह बढ़ाइए, हमारा खर्चा नहीं चल रहा है। अरे भाई, मेरे प्राइवेट स्कूल में 10,000 और 15,000 में आपसे बहुत अच्छा शिक्षा इंग्लिश मीडियम में और सारा चीज मिल रहा है। अब आपको 70 और 80,000 रुपया में देहातों में आजकल बहुत से स्कूल में ऐसा स्थिति हो गया है कि मास्टर 5 हैं और बच्चे 20 हैं। अब क्या होगा उसका? अब वो क्या होगा? आपके पास बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं भाई पढ़ने के लिए स्कूल में, सरकारी स्कूल में? प्राइवेट स्कूल में पैसा दे करके भी और बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हैं? तो आपको अपना सरकारीकरण में का अगर आप सुख ले रहे हैं तो आपको अपना उत्तरदायित्व भी निभाना पड़ेगा, अपना जो फर्ज है उसको भी निभाना पड़ेगा। तीसरी बात है कि जो हम लोग कहते हैं कि वित्त है, सेना है, पुलिस है, विदेश है, ये जब जो 5 व्यवस्था है, आखिर मान लीजिए कि से पूरा व्यवसायिक व्यवस्था है, उद्योग से लेकर के खरीद बिक्री से लेकर के जितने भी किसान का चीज है, धान गेहूं रहर फहर सब आप खरीदिएगा, आप फॉरेस्ट का चीज सब खरीदिएगा। ये बताइए कि अगर सब आप खरीदिएगा तो बीच में जो एक वैश्य समुदाय है या पालक समुदाय है वो क्या करेगा? आप जो हैं 10,000 को लगाकर सरकारी नौकरी दे करके और आप जो है व्यापार या उद्योग करेंगे, उससे 10 लाख 20 लाख व्यक्ति जो हैं वो वैश्य परिवार बेरोजगार हो जाएगा। आप जो सरकारीकरण के माध्यम से कर रहे हैं उसका आप पूरा जो है संसाधन का पूरा दोहन भी नहीं कर पा रहे हैं, वो जो है तो खराब हो जा रहा है, डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। आप उसका व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जाएगा सरकार का, रहेगा सरकार का।
आप उसको सड़न से, गलन से, छीजन से भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। आप जो है उसको जो है जो ढंग से उसका परिचालन करके शुद्ध रूप से भी पब्लिक के पास नहीं जा रहा है। तो ये बहुत सा जो है कार्य जो है हम लोग देखते हैं, बीड़ी पत्ता का है या धाने जैसे है, 31 रुपया का धान खरीदी होता है और 1.5% उसका में 30, 45, 48, 50 रुपया तैसी चावल पड़ जाता है। आना है, जाना है, फिर भेजना है। 50-60 रुपया में मोटा चावल और फ्री में मिलता है। और वही चावल जो है जिस स्टेट में 31 रुपया खरीदी नहीं होता है, वहां पर वही चावल आपको 30 रुपया में ऐसे ही मिल जाता है, 40 रुपया में। और वही चावल सरकार का 60 रुपया पड़ रहा है, वो दे रहा है आपको फ्री में। ये सब आखिर तो टैक्स के रूप में हम ही से ले रहा है। तो ये सारा बहुत सा ऐसा बीच में रहता है कि आपको जो है कि जो समस्या पैदा करता है। तो इसीलिए जो हमारा आदर्श लोक स्वराज का व्यवस्था है, उसमें समाज के का जो है उत्तरदायित्व भी है उसके प्रति। और जो नियंत्रण का है कि भाई जो भी सरकारीकरण हो या निजीकरण हो, सब पर एक संविधान सभा बन के उसकी व्यवस्था के अंदर उस पर नियंत्रण भी रखा जाए, ताकि सब व्यवस्थित चल सके। न पब्लिक ज्यादा शोषित हो, उसको काम भी मिले, युवाओं को भी कुछ न कुछ रोजगार काम मिले, और सरकार को टैक्स के रूप में इतना मिले कि वो विश्व अर्थव्यवस्था में भी अपना स्थान उत्तम बना करके रखे। बस मैं अपनी बात को ही विश्राम दूंगा और साथ ही इसको अच्छा तरह से आपको समझाएंगे। धन्यवाद। ब्रजेश जी, ब्रजेश जी, जी बताइए। मैं दो बात कहना चाहता हूँ, अगर समय है, क्योंकि दोबारा बोल रहा हूँ इसलिए पूछ ले, ठीक है? जी 2 मिनट में समाप्त करिएगा बस। हाँ, बस 2 मिनट बस। देखिए, अर्थव्यवस्था को अगर मजबूत बनाना है तो 2-3 बुनियादी बातों पर ध्यान रखना होगा। एक तो जनता को सुविधा और स्वतंत्रता दोनों एक साथ नहीं मिल सकती है। आपको सुविधा चाहिए सरकार से, तो स्वतंत्रता का त्याग करना पड़ेगा, जैसा चीन में हुआ, जैसा रूस में हुआ, जैसा अमेरिका में भी है। वहां भी ये कहने के लिए बात है कि बोलने की पूरी आजादी है, लेकिन सरकार के विरुद्ध आप नहीं बोल सकते हैं, जैसे भारत में बोलते हैं। सुविधा और स्वतंत्रता दोनों एक साथ नहीं मिलते हैं अगर आपको आर्थिक तरक्की चाहिए। और अगर दोनों चाहिए, असंभव सी बात दिखाई देती है। अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था दुनिया में बनी नहीं। दूसरा जो मेरा कहना है वो ये है कि निजीकरण, मैं एक बार और अपनी बात कह रहा हूं कि निजीकरण केवल तभी तक गलत है जब तक उस पर सरकार का नियंत्रण है। ये दोनों चीजें भी एक साथ नहीं हो सकती हैं कि सरकार निजीकरण को भी बढ़ावा दे और सरकारी व्यवस्थाएं भी दुरुस्त हो जाए। ये आपस में बुनियादी रूप से टकराने वाले विषय हैं और हम करना एक साथ चाहते हैं। आप देख लीजिए, दुनिया के जो भी देश हैं जिन्होंने अपने नागरिकों को, अपने यहाँ रहने वाले व्यक्तियों को ज्यादा सुविधाएं दी हैं, उन्होंने उनकी स्वतंत्रता घटा दी। अब ये जनता क्या करे कि उसे क्या चाहिए? बिल्कुल साफ बात है। अर्थव्यवस्था के बनने का एक ये तरीका है अभी तक दुनिया में। इसके बाहर जाकर हम अभी कोई अर्थव्यवस्था बना नहीं पा रहे हैं।
भारत ने दोनों पक्ष में लचीला रुख अपनाया है, तो दुष्परिणाम अव्यवस्था के रूप में हमारे सामने मौजूद है। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ मंगला प्रसाद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बताइए। हाँ, नमो नमः, धन्यवाद। जी। पूंजीकरण और निजीकरण, नहीं, निजीकरण और सरकारीकरण, जो अर्थव्यवस्था है वह किसके सापेक्ष होना चाहिए, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको स्पष्ट कर लेना चाहिए। जो भी व्यवस्था चले, चाहे सरकारीकरण की हो चाहे निजीकरण की हो, वह अर्थव्यवस्था वृद्धि के सापेक्ष चलना चाहिए। जब अर्थव्यवस्था वृद्धि उच्च दर पर होती है, उसका लाभ जो है कि आम वर्ग, सबसे निचले तबके के लोगों को प्राप्त होता है। जब अर्थव्यवस्था धीमे स्तर पर होती है तो उसका लाभ जो है कि खाली उच्च वर्ग उठा पाते हैं। अर्थव्यवस्था की जब उच्च वृद्धि दर प्राप्त होती है तो श्रमिक का अपने श्रम का अधिक से अधिक मूल्य मिलता है, जहां पर उच्च विकास है। ऑस्ट्रेलिया में सफाई कर्मी की जो पैकेज है सालाना, वह 1 करोड़ रुपया के ऊपर है। वही डॉक्टरों और इंजीनियरों का पैकेज जो है कि कम हो जाता है। मजबूत अर्थव्यवस्था है, उच्च विकास वृद्धि को प्राप्त करते हुए मजबूत अर्थव्यवस्था बना लिया है, तो वहां पर श्रमिक का और काम करने वालों का ज्यादा महत्व बढ़ गया। उनको अधिक पैकेज मिलने लगा और इंजीनियर डॉक्टर का उनसे कम हो गया, क्योंकि सब लोग अपने विशेष कामों को कार्य की तरफ लग्न होते हैं और सरल कामों में उतना शिक्षा के अधिक प्रचार प्रसार से सरल कामों में लोग कम रह गए, तो उनका जो है कि मूल्यांकन ज्यादा होने लगा। तो ऐसे विकसित राष्ट्रों में हमें प्राय देखना पड़ता है। इसमें मुख्यतः जो है कि हम देखते हैं बहुत विकसित राष्ट्र जो लग्जमबर्ग है, मकाऊ है, सिंगापुर है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये अत्यंत उच्च विकास दर वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पर जो है कि श्रमिक जो है, जैसे सऊदी वगैरह में, तो यहाँ पूरा भारत से ही जो है लोग श्रमिक के रूप में जाते हैं, वहाँ अधिक से अधिक पैसा कमा के आते हैं। अमेरिका वगैरह में तो अर्थव्यवस्था किसके सापेक्ष चलनी चाहिए, पहले यह निर्धारित, अर्थव्यवस्था जो है उच्च विकास दर के सापेक्ष चलनी चाहिए। उच्च विकास दर के लिए निजीकरण आवश्यक है और निजीकरण के साथ सरकारीकरण का भी समन्वय होना चाहिए, क्योंकि निजीकरण में व्यापारी अपने आर्थिक वृद्धि की तरफ सोचता है, अर्थव्यवस्था वृद्धि की तरफ उत्तरदायित्व तो नहीं होता है। अर्थव्यवस्था वृद्धि की तरफ उत्तरदायित्व तो सरकार का होता है, तो सरकार को वहां पर जो है ध्यान देना चाहिए किन क्षेत्रों के द्वारा अर्थव्यवस्था में उच्च वृद्धि दर प्राप्त किया जाए, विकास की दर की वृद्धि मिले, तो सरकार वहां पर स्वतः जो है कि अपनी योजनाओं को लागू करना चाहिए। अभी जैसे रेयर अर्थ की जो है शॉर्टेज हो गई, गवर्नमेंट ने 1,500 करोड़ रुपया जो है कि अपने तरफ से दिया है कि ताकि रेयर अर्थ का उत्पादन भारत से बढ़े, और इसलिए दे रही है निजी कंपनियों को, ताकि वो जल्दी से जल्दी उसको जो है कि रेयर अर्थ की कमी को जो है कि पूर्ति कर सके। ऐसे ही जैसे चिप है जो है कि गाड़ियों में लगते हैं और सारी चीजों में लगते हैं, माइक्रोचिप, उसके लिए सरकार जो है कि लाखों करोड़ की योजनाएं जो है स्वीकृत की है देने के लिए, और कंपनियों को आकर्षित की है वहां पर उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो सरकार एक बेस तैयार करती है, आधार तैयार करती है, ताकि वहां से जो है कि व्यापारी जो है कि उस दिशा की तरफ जो है कि बढ़े। तो इसमें दोनों होना चाहिए, निजीकरण और सरकारीकरण। सरकारीकरण का जो हस्तक्षेप हो वह इसलिए हो कि वह आर्थिक वृद्धि को और विकसित कर सके, न कि इसलिए वह हस्तक्षेप रखे जो है कि या व्यापार में निजीकरण में, कि वह सिर्फ जो हस्तक्षेप के लिए हो, अपना जो प्रभुत्व स्थापित करने के लिए नहीं। तो उनका एक सापेक्ष सिद्धांत होना चाहिए, उच्च विकास दर वृद्धि को प्राप्त करना। उच्च विकास दर वृद्धि जब होती है उसका लाभान्वित सभी व्यक्ति होते हैं, प्राय वो लोग अधिक लाभान्वित होते हैं जो है कि अत्यंत गरीब, निर्धन और श्रमिक होते हैं।
और यदि 4-5% तक विकास दर व्यवस्था रहती तो निचले स्तर में उसका विकास नहीं पहुंच पाता है। तो प्रयास यह होना चाहिए। इसी साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जी धन्यवाद। कमल सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे, तो आप जो है थोड़ा सा अपने जल्दी बात रख सकते हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं कहना भाई साहब। अच्छा ठीक है। बाबूजी आप अगर इस विषय में कुछ रखना चाहेंगे तो आप बता देंगे। मैं कुछ कहना चाह रहा था। जी बताइए। निजीकरण और शासकीकरण में काफी बात हो चुकी है, हमारे मित्र लोग काफी बात कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा कुछ हट के इसी से रिलेटेड बात करना चाहता था। अभी जो कुछ हमारे मित्र लोग बोले, निजीकरण जो अदानी का और सुब्रत राय का जो नाम लिया गया, तो सुब्रत राय सहारा के जो फेल होने का रीजन रहा कि ये अपने कमीशन एजेंटों को 25% समथिंग के कमीशन देते थे, 22 से 25% लगभग कमीशन जाता था, और 80% इनके कलेक्शन का आरबीआई में जमा करना था। तो इनको तो फेल करना करना था। बात रही अदानी की, तो अदानी का कोयला माइन से भी काफी योगदान है। अब बात आ जाता है निजीकरण शासकीकरण में, तो हम देखते हैं रसिया का उदाहरण लेते हैं, तो रसिया में भी शासकीकरण चला, जिसका परिणाम ये हुआ कि वहां सुविधा लोगों को अच्छे नहीं मिल पाए, जिसका नतीजा ये हो कि 1991 में रसिया का विघटन हो गया, जनता में असंतोष, 15 भागों में टूट गई। वहीं उसके विपरीत हम अमेरिका में देखते हैं, तो दुनिया के जितने टॉप है अमेरिका या यूरोपियन कंट्री में, तो अच्छे सौदे में भी जितना अधिक विकास निजीकरण में हुआ है, वो चाहे हम एलन मस्क का नाम ले लें, कंपनी स्टारलिंक का, या उस बहुत सारे नाम आते हैं। यूरोप के भी, भारत भी कुछ ऐसे खरीदे हैं, राफेल वगैरह खरीदे हैं, तो ये सभी निजी कंपनी ही बनाते हैं। तो शासन का सहयोग तो रहता ही है, मगर हम इसको गलत नहीं कह सकते कि निजीकरण गलत चीजें हैं। शासन का शासन का काम है न्याय और सुरक्षा, इतना जिम्मा शासन का होना चाहिए। और स्वास्थ्य और शिक्षा में इसमें भागीदारी होनी चाहिए जनता का, जो पीपीटी मॉडल जो भारत सरकार अभी चला रही है। बस इतना ही कहकर अपना बात विराम करता हूँ। जी धन्यवाद। बाबा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज कुशल नहीं है हमारे पास। जी जा रही है आवाज? जी बाबा जी आवाज आ रही है। हाँ, तो आज कुशल नहीं है, इसलिए बोलना तो संभव नहीं है मेरे लिए। मैं जी दो बात केवल आपको बता दूं कि जितनी अंबानी की चर्चा हुई, अडानी अंबानी की, उसके साथ यह चर्चा नहीं हुई कि अडानी अंबानी ने सरकार को टैक्स कितना दिया और कितने टैक्स से आपको सुविधा मिल रही है। एक रामानुजगंज में नदी पार गोदरमाना में एक सरकारी होटल खुला था। उस सरकारी होटल में इतना नुकसान हुआ सरकार का, प्राइवेट होटल चलते रहे, आखिरी में वो होटल बंद हो गया। प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये जो सरकारीकरण का जो घाटा होता है, इसको भरता कौन है? तो भरते तो है आप ही, और आप कहां से भरते हैं? तो अडानी अंबानी से, उद्योगपतियों के उद्योगों से आप भरते हैं उस घाटे को। तो फिर एक प्रश्न ये उठता है कि अगर आप अंडा देने वाली मुर्गी को ही आप अगर खा जाएंगे, तब परिणाम क्या होगा? इसलिए इस मुद्दे पर जरूर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। अभी आपने सुना होगा
कि दिल्ली में आप मैंने सरकारी स्कूलों को ठीक चलाने के लिए, लाभ में चलाने के लिए प्राइवेट स्कूलों की फीस को रोका गया। आप क्यों रोकते हैं? आप कंपटीशन करने दीजिए ना। मेरे विचार से प्राइवेट स्कूल या सरकारी विभाग और प्राइवेट विभाग सबको स्वतंत्रता से कार्य करने दीजिए। सब अपना अपना टैक्स दें और सब स्वतंत्रता से काम करें। सारे सरकारी विभाग बंद हो जाएंगे। अगर उनको सरकार पैसा न दे, और पैसा कहां से देगी? तो क्या ये 80 करोड़ लोग जिनको आप राशन दे रहे हैं 5 किलो, इनसे आपको पैसा मिलेगा? क्या स्कूलों का खर्च चलाने के लिए वे स्कूल के छात्र दे पाएंगे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं फ्री में? इसलिए मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि सरकारीकरण किया जाना चाहिए। सरकार और प्राइवेट दोनों को स्वतंत्र कंपटीशन करने दीजिए। बस मैं इतना ही कहूंगा। और आज मेरे लिए संभव नहीं है क्योंकि कुशल है नहीं और हमारा कंप्यूटर चल नहीं रहा है। जी बाबू ठीक जी, है। कोई साथी जिसका कोई प्रश्न हो तो प्रश्न रख सकते हैं, या फिर अगर किसी साथी को कोई बात रखनी हो तो बात भी रख सकते हैं। अभी थोड़ा समय है हम लोगों के पास। आचार्य जी आज कुछ नहीं बोले आप। जी मैं सुन रहा हूँ देश। जी, रजनीश जी अगर कुछ कहना चाहेंगे, श्रीकांत जी, सोहन जी या वैद्यराज जी, या हाँ अभिनय जी आप कुछ रखना चाहेंगे तो आप भी रख सकते हैं। ज्ञानंद जी भैया जी, आदरणीय जी सभी। मुनि जी हम की तबीयत एक बात हम रखना चाहते हैं कि नहीं, मुनि जी की तबीयत ठीक नहीं है हमारा क्या? यह प्रश्न है कि सरकार को भी कुछ व्यापार अपने व्यवस्था में लेना चाहिए अपने जरूरत के हिसाब से, जैसे अर्थव्यवस्था के विकास के सापेक्ष में। जैसे जो चीजें जो है कि अत्याधिक महंगी हो जाने की वजह से वो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती है, उस पर जो है कि सरकार अपना कुछ नियंत्रण लेकर के उसको इस स्थिति में लाए कि अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचे। मैं समझता हूँ सरकार को भी जो है कि होना चाहिए, लेकिन सरकार का दृष्टिकोण अर्थव्यवस्था की वृद्धि के सापेक्ष होना चाहिए, न कि इसके लिए कि वह व्यापार करें। इसी के साथ मैं यह प्रश्न करता हूँ। जी धन्यवाद। अच्छा, मेरा भी, मैं एक प्रश्न भी रख रहा हूँ। प्रश्न क्या है, एक तरह से समझा जाए जो बाबा जी ने जो बात कही है उसको, कि एक सरकारी स्कूल में मान लीजिए कि 500 बच्चे पढ़ते हैं और आप उसकी फीस लेते हैं 50 रुपए, 100 रुपए, मान लीजिए अभी 500 रुपए के आसपास है। तो कुल जो आप देखेंगे टोटल जो फीस आती है स्कूल की, वो आती है 2,50,000 रुपए फीस आती है। अगर 500 बच्चे हैं, 500 रुपए प्रति बच्चे ले लीजिए। वहीं जो टीचर हैं उनकी सैलरी 50,000, 60,000, 70,000 रुपए है। और आपने 500 टीचर्स पे अगर 20 जो है अध्यापक भी रख दिए तो 10 लाख, 15 लाख रुपए उनकी सैलरी चली जाती है। बाकी जो है मेंटेनेंस चला गया, सब कुछ चला गया, फंक्शंस होते हैं, कंप्यूटर चलता है, सब कुछ। तो खर्चा तो आ रहा है 20 लाख रुपए, और टोटल फीस से मिल रहा है आपको 2.5 लाख रुपए। तो आप फिर ये जो पैसा बाकी का है वो क्या घाटे में चलेंगे या कहीं और से लेकर के आएंगे? इस पर हम लोगों को थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। मैंने बीएसएनएल का ही एग्जांपल दिया है कि लगातार 3 साल तक 10,000 करोड़, 11,000 करोड़, 13,000 करोड़ घाटे में रही। ये घाटे का जो पैसा है ये आ कहाँ से रहा है? तो इस हिसाब से देखा जाए तो सब कुछ सरकार घाटे में रहकर लंबे समय तक नहीं चला सकती, अन्यथा देश की अर्थव्यवस्था भी डूब जाएगी। फिर ऐसा ना हो कि दोबारा से हम लोग दिवालिया होने की स्थिति में आ जाए। सभी कोई साथियों को साथी अगर किसी का नमस्कार। बताइए, माता प्रसाद जी।
जी भैया जी, मेरी समझ में एक चीज नहीं आती है। हम कोई काम करते हैं, चाहे सरकार हो चाहे निजी हो, यदि एक कार्य करने पर एक क्षेत्र में किसी भी एक संस्था को घाटा होता है तो दूसरी संस्था प्रॉफिट में कैसे चलती है? उसका एक उदाहरण, मध्य प्रदेश में राज्य परिवहन निगम की बसें चलती थी। उन बसों में जब राज्य परिवहन निगम चलाता था तो घाटा ही घाटा होता था, लेकिन बसें तो फिर भी चल रही हैं, निजी क्षेत्र की चल रही, निजी क्षेत्र को कैसे फायदा होगा? कुल मिला के लब्बो लुआब ये है, ये बहस सब बिल्कुल फालतू की है। विचार कहीं कुछ नहीं है, शून्यता है, चाटुकारिता है, सब जगह पागलपन है। हाँ, अगर इसमें सुधार करना चाहता है व्यक्ति, नियत में सुधार करे। सरकार अपनी किस क्षेत्र में फायदा नहीं हो सकता है? एजुकेशन की बात आती है, हम प्रत्यक्ष में देख रहे हैं आज, जो पढ़ना नहीं चाहता उसे आप जबरदस्ती क्यों पढ़ा रहे हैं? कोई कारीगर बनना चाहता है वो तो अपने पिता के साथ कारीगरी सीख लेगा, वो बेहतरीन आर्किटेक्ट बन जाएगा। क्या पुराने समय में हमारे बिना कॉलेज के आर्किटेक्ट नहीं थे? इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि हमारी विचार शून्यता शून्य हो गई है। विचारक मर गए हैं, विचारक गुलाम हो गए हैं, पत्रकार तो गुलाम है ही पूरी। जी माता प्रसाद जी। जी, तो हमारी बात यही है कि आज भारत में जो आंशिक तानाशाही है, अगर अडानी अंबानी को फायदा हो रहा है तो भाई सरकार को क्यों फायदा नहीं हो रहा है? विचार करने वाली बात ये है। कोई कारण बताए हमें इस बात का कि सरकार घाटे में क्यों जाती है और अडानी अंबानी क्यों फायदे में जा रहे हैं? बात यह है कि हमारी नीयत खराब है, जो कि पवनजय भैया ने कहा है। हमारी नीयत ठीक होगी तो हर डिपार्टमेंट, कितना टैक्स चाहिए, 80% तक तो टैक्स अभी जनता से जा ही रहा है। फ्री फंड में सरकार क्या दे रही है? कौन अपने घर से, अडानी अंबानी दे रहे हैं या मोदी जी दे रहे हैं? कहां से पैदा कर रहे हैं जी? ये हमारा किसान का खून पसीना का अनाज है, वो इसी से टैक्स लिया जा रहा है, इन्हीं से टैक्स लिया जा रहा है। और इनकी चीज को सस्ते में खरीद के इन्हीं को महंगे में दिया जा रहा है, उस पर भी टैक्स लिया जा रहा है। और उसके बाद कहते हैं हमने दिया। क्या दिया? किसने दिया? जिस दिन इस देश का किसान सरकार को ये कह देगा कि हम अपना माल नहीं बेचेंगे, उस दिन ये जो जितने भी नेता हैं ये सारे के सारे गुलाम होकर के किसान के चरणों में होंगे। और वो ही दो चरण होंगे, एक किसान का चरण होगा, एक भगवान का चरण होगा। बाद बाकी ये बिचौलिए सब खत्म हो जाएंगे। खामी हमारे बिचौलियापन की है। अगर बिचौलियापन खत्म कर दिया जाए, व्यक्ति अपने दायित्व का निर्वहन ठीक से करे, कर्तव्य का नहीं, कर्तव्य तो समाज के लिए होता है, दायित्व होता है सरकार के लिए। लेकिन आज कोई नेता क्या अपना दायित्व का निर्वहन कर रहा है? इस पर कोई भी विचारक प्रश्न क्यों खड़ा नहीं करता है? समाज में प्रश्न केवल और केवल यही है कि हम अपने नेतृत्व करने वाले जो सरकार चला रहे हैं उनकी नीयत पर प्रश्न खड़ा करें, उनके दायित्वों का उन्होंने कितना निर्वहन किया है इसका आकलन किया जाए। और उसके बाद अगर उन्होंने कहीं कुछ गलत किया है तो उन्हीं से भरपाई करवाई जाए, तो ही हमारा देश सुधर सकता है। नहीं तो ये देश आगामी समय में गुलाम होने के कगार पर है। आज आंशिक तानाशाही है, कल पूरी तानाशाही होगी, उसके बाद में राजशाही आएगी। यही इस देश का भविष्य है। जी मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। रजनीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रजनीश जी अपनी बात को जो है थोड़ा सा शॉर्ट रखिएगा। मेरी आवाज जा रही है क्या? आपकी आवाज आ रही है, बताइए। जी, सबको सादर जय श्री राम। मैं कहना चाहता हूं कि भारत में 50-50 का मैटर होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र भी होना चाहिए और निजी क्षेत्र भी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी सिद्धांत, कोई भी व्यवस्था 100% सही नहीं होती। जब सार्वजनिक क्षेत्र समाज के कल्याण के लिए और बुनियादी सेवाएं देने के लिए कार्य करती है तो सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारीकरण ये बहुत ही अच्छा सिस्टम होता है। वहीं पर निजी क्षेत्र जब लाभ कमाती है
केवल लाभ का उद्देश्य रखती है तो निजीकरण फेल हो जाता है। लेकिन वहीं पर निजीकरण में ढोलकिया जैसे उद्योगपति भी हैं जो अपने कर्मियों को, अपने सेवकों को, अपने कर्मचारियों को तमाम सुविधाएं देते हैं, कार देते हैं, घर देते हैं, गाड़ी देते हैं। तो दोनों मिलाकर 50-50 होना चाहिए, ये मेरा मानना है। वैसे तो मार्क्स ने भी सोचा था कभी कि उत्पादन के साधनों पर का यानी समाज का कब्जा होगा तो पूंजीपति वर्ग खत्म हो जाएगा और एक नए तंत्र का विकास हो। रजनीश जी की आवाज नहीं आ रही। 399 में कर दिया, इसलिए निजीकरण से महंगाई बढ़ती है और निजीकरण से एक व्यक्ति के हाथ में पूरा उस सारा वो चल जाता है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। जी धन्यवाद। कोई और साथी कुछ कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से बात हो चुकी है भाई साहब सबकी। कल का कुछ विषय बताएंगे? हेलो। हाँ विपुल जी। विपुल जी हम तो 3 माह से सामाजिक विषय पर चर्चा कर रहे थे और हमें लगता है कि अब वो लगभग पूरा हो चुका है वो खंड। हमने सोचा है, हो सकता है कि आप लोग अपनी राय देंगे, न्यायिक और आपराधिक खंड पर अगर हम लोग कल से बात करना चाहें तो। हेलो जी, ज्ञानेंद्र जी बताइए। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल बदलना तो चाहिए ही विषय। सामाजिक जी विषयों पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। कल से हम लोग न्याय और आपराधिक और न्याय पर ले लेते हैं। हाँ, जी 4-5 दिन में क्लियर हो जाएगा ये वह सब्जेक्ट भी। हाँ 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 ठीक। आचार्य पे टिक रहे हैं। चालाक लोग कोई नई बात नहीं कहते, बल्कि हर हर बात घुमा फिरा कर अपने फायदे के लिए ही कहते हैं। उनमें से एक था मार्क्स। चलिए ठीक है। कोई बात नहीं। जी आज की बैठक समाप्त की जाए, समय पूरा हो चुका है। कल फिर हम जी लोग न्यायिक और आपराधिक से कोटेशन ग्रुप में आ जाएगा और कल से हम लोग न्यायिक, आपराधिक और न्यायिक विषय पर चर्चा शुरू करेंगे। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।